नमस्कार साथियों, हम शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया और समीकरण। आज इसको समझने से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो भी है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण या फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इनको समझने से पहले एक बात करेंगे हम लोग कि देखो, रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे, उसके पहले समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, और केमिकल चेंजेस से पहले समझेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या है, मतलब भौतिक परिवर्तन क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले कुछ क्लासेज में, 8th 9th 7th और हाँ 7th में पढ़ा होगा, 8th में भी थोड़ा बहुत है, 9th में तो है ही। तो वहां पे पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो जैसा पढ़ा है आप लोगों ने कि भौतिक परिवर्तन क्या हुआ करता था, तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में इस तरह से परिवर्तन करे कि जब परिवर्तन का कारक हटा ले, है ना, तो वो पदार्थ वापस अपने उसी रूप में आ जाए। इसको कहते थे भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंज। और जब परिवर्तन का कारक हटाने के बाद भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता था, तब कहलाता था केमिकल चेंज या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंजेस तो हमने पढ़ा हुआ है, 9th में आप लोगों ने फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन के बारे में खूब भर भर के पढ़ा था। पहला एक चैप्टर था सच से, जिसमें मैटर पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें आप लोगों ने पदार्थ के भौतिक परिवर्तन को देखा था या फिजिकल चेंजेस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरीकों से पदार्थ के मिश्रणों को या चीजों को अलग अलग किया था, ना, अलग अलग लेके आए थे। आज बात करेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन की। पहले तो रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले, केमिकल रिएक्शन समझने से पहले क्या समझना जरूरी है, केमिकल चेंजेस समझना जरूरी है। तो आओ देखते हैं केमिकल परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सोचो जरा और याद करने की कोशिश करो कि क्या होता है जब गर्मियों में दूध को ऐसे ही छोड़ देते हैं। गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देते हैं और किचन में ही छोड़ देते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। या फिर क्या होता है जब लोहे के तवे को या कील को नमी वाली जगह पर छोड़ दिया जाता है ना। तो तुमने देखा होगा क्या होता है, जंग लग जाता है। अच्छा, दूध को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो फट जाता है दूध, है ना, देखा होगा सबने। दूध क्या हो जाता है, फट जाता है ना। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रख दो, थोड़ी देर में क्या करने लगेगा, स्मेल करने लगेगा, है ना। थोड़ी देर में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, निश्चित है ना। दूध खराब हो जाता है। अंगूर जब फर्मेंट हो जाते हैं, अंगूर को अगर क्या करो, रख के और ढक दो थोड़ी देर या छोड़ दो ऐसे ही, है ना, सड़ने लगता है, तुम देखोगे सड़ने लगेगा, है ना। और सड़ के क्या हो जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा। फर्मेंटेड होने का मतलब होता है ना, सड़ जाता है पूरी तरह से। या फिर खाना पककर पक जाता हो, है ना, फूड कुक हो गया ना, तब क्या होता है, तो तुम देखते हो कि वापस क्या इन चीजों को, क्या जो भी ये हो गया ना, जैसे गर्मी में दूध फट गया, चाहे लोहे के पैन में, लोहे के पैन को बाहर रख दिए और जंग लग गया, ठीक। या फिर खाना हमारे शरीर में पच गया, हमने खाना भोजन किया और खाना हमारे शरीर में जाके क्या हो गया, पच गया, ठीक है। या फिर हम सांस ले रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या उतनी ही ऑक्सीजन वापस छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते, ठीक है। तो ये जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, ये जो भी प्रोसेस होते हैं, इनमें क्या हो रहा है, तो कहोगे कि केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कैसा परिवर्तन हो रहा है इसमें, तो इसमें कैसा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है ना। इन चेंजेस को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। यहां जो भी चेंजेस हुए, ये सभी चेंजेस को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, हम इनको वापस नहीं ले सकते, है ना। वापस ऐसा नहीं होगा कि गर्मियों में दूध फट जाए, ठीक है, तो उसको वापस से दूध बना ले किसी भी तरीके से, या दूध से दही जम जाए, है ना, और फिर वापस क्या करे, उसको दूध बना ले। बना सकते क्या, नहीं बना सकते। इसी तरह लोहे के तवे पे अगर जंग लग गया, है ना, या कील पे जंग लग गया, तो ऐसा नहीं होगा कि हम वापस से उसको फिर से पहले जैसा कर ले ना, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना।
इसी तरह अगर अंगूर फर्मेंट हो गया, ठीक है, अंगूर क्या हो गया, फर्मेंट हो गया और इथाइल अल्कोहल बना, क्या बनेगा, फर्मेंट होगा तो अल्कोहल बनेगा। अगर अल्कोहल बना तो वापस ऐसा नहीं हो सकता कि उसको रिवर्स करके कहां ले आए हम, अंगूर बना ले, ये नहीं होता है ना। तो ये सभी चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन होने का मतलब है कि एक पहले जो भी पदार्थ था उससे क्या बना, एक नया पदार्थ बना, है ना। जो भी पहले पदार्थ था हमारे पास, जो भी चीज था हमारे पास, उससे क्या बन गया, नया पदार्थ बना, है ना। कुछ चीज में हमारे पास थी, उसका उपयोग हुआ किसी और पदार्थ के बनने में, है ना। मत करे, चावल से जब भात बनेगा तो कौन सा परिवर्तन होगा, ये अभी लिखा है यहाँ पे देख, खाना पक जाता है। चावल से भात बना लेंगे तो वापस चावल बना दोगे उसको तुम, सुखा देंगे तो वापस वैसे चावल बन जाएगा वो, बताओ। अगर चावल से भात बना देंगे तो क्या वापस से वो वैसा वाला चावल बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। साफ लिखा है खाना पक जाता है तब, है ना, खाना पकेगा तो केमिकल चेंज होगा, ठीक है, ये केमिकली चेंज होगा, है ना। खाना सड़ जाए, जैसे तुमने खाना तुम छोड़ देते हो, दाल छोड़ दिए पका के, है ना, और घर पे छोड़ दो दाल, शाम तक क्या हो जाती है, गर्मियों के दिन में खट्टी हो जाती है, वहां भी कैसे चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। हाँ, जो भात पका उसका पानी वापस आएगा, भात को पकने के लिए पानी चाहिए, तो दोबारा पानी तो नहीं बनेगा इसका, पानी बने ना बने, लेकिन वापस केमिकल चेंज, देखो केमिकल चेंज हुआ तो वापस से मतलब वापस से फिर वही अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते ना, ये रासायनिक परिवर्तन, इसलिए नाम है रासायनिक परिवर्तन। चाहे जब हम सांस ले लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम ले लिए, है ना, क्या उसको वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना। तो ये परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। अब चूंकि अगर ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, अगर ये रासायनिक परिवर्तन है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो रही होगी, ठीक है। तो पहले तक हमने ये पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, ठीक है, और किस तरह से होते हैं। तो पहले तो यही समझते थे, केवल इतना ही पढ़ते थे कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। फिर भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि भौतिक परिवर्तन को कैसे वापस रिवर्स कैसे किया जा सकता है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये जो नया कंपाउंड बनता है ना, ये जो नया पदार्थ बनता है वो बनता कैसे है और क्या बनता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो देखो, तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें हो क्या रहा है, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बिना किसी रासायनिक प्रक्रम के, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के कुछ भी, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ, है ना। तो नहीं हो रहा है तो समझते पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक, और फिर समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत क्या है, ठीक है। तो चलो और रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं। लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या ज्यादा चीजें नई चीजों के तौर पर बनती, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में हम रासायनिक चेंज में क्या पढ़ते हैं कि रासायनिक चेंज क्या है कि एक पदार्थ से एक नया पदार्थ क्या करेगा, बनेगा, ठीक, या एक से अधिक पदार्थ को मिला के क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ रासायनिक जो परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या होगा, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या ज्यादा चीजें नई चीजों के तौर पर बनती है, ठीक। मतलब जो भी चीज रहेगी, है ना, अगर दाल रखी है अब खराब हो गई तब वो दाल नहीं रही, है ना, कोई नया ही चीज बन गया, ठीक है। या फिर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब दूध से दही जमता है ना, या दूध जब फट जाता है, ठीक, तो दूध नहीं रहा, अब वो जो भी बना है वो एक अलग ही चीज बना है, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा चीजें नए चीजों के तौर पर बनती हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज न्यू सब्सटेंसेज, ठीक है। और इसे किसी फिजिकल तरीके से बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो दो बातें रासायनिक अभिक्रिया की समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कि इसमें यह एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर एक पुरानी चीज से, एक पदार्थ से कोई एक नया पदार्थ बनता है, ठीक, जिसे किसी भी फिजिकल तरीके से, किसी भी भौतिक तरीके से बदला नहीं जा सकता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें
एक पुराने पदार्थ से क्या बनेगा, या एक पदार्थ से कोई नया पदार्थ बनता है जिसको किसी भी भौतिक तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता ना, ठीक, वापस फिर से नहीं बनाया जा सकता किसी भी भौतिक तरीके से। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आया है? पक्का? रासायनिक अभिक्रिया क्या है समझ में आ गया? लिखने का मन हो तो लिख लेना तुम लोग, है ना, नहीं तो वहीं से लिख लेना है? कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा नई चीजों के तौर पर बनती, ठीक है। आगे बढ़े, वीडियो डाल देंगे वहां से छाप लेना, ठीक ना, या फिर यही डाल देंगे उसमें। चलो, तो केमिकल रिएक्शन कब होता है, कोई भी अभिक्रिया कब होगी, कैसे पता चलेगा कि कोई अभिक्रिया हुई है ना, कोई परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, कोई भी परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन कब हुआ है, ये पता कैसे चलता है? तो तुम लोग याद करो, तुमने पढ़ा हुआ है ये सब ना, कि भौतिक परिवर्तन कब होता है और रासायनिक परिवर्तन कब होता है, याद है? याद करो, हम लोग कहते थे कि पहला क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? पहले अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन कैसे होता था कि अगर कोई ठोस है तो किसमें बदल जाएगा, गैस में चाहे द्रव में, है ना, द्रव है तो गैस में या ठोस में बदलेगा, है ना, और गैस है तो ठोस या द्रव में बदल जाएगा। एक क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन होता है ना। फिर दूसरा, रंग में परिवर्तन भी होता है ना। तो अभिक्रिया हुई अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा देखो, केमिकल चेंज कब होगा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। रासायनिक परिवर्तन कब होगा, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तब, है ना, कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा रासायनिक जिससे ये चेंजेस हो रहे हैं ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? तब पता चलेगा जब चेंजेस हो जाए, तभी पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक मतलब कोई परिवर्तन हुआ है, तो मतलब कोई अभिक्रिया हुई है, तो कैसे पता चलेगा? जब कोई चेंज दिखे हमको। तो क्या दिख सकता है? एक तो दिख सकता है हमें कि चेंज इन स्टेट, है ना, क्या दिख जाए, अवस्था में बदला, अवस्था में परिवर्तन, है ना। ठोस द्रव गैस अगर है, अब वो किसमें चेंज हो जाएगा, किसी और अवस्था में ना। जैसे दूध से पनीर का बनना, ठीक है, ये क्या है, अवस्था परिवर्तन है कि नहीं है? तो हमें पता चला कि क्या हुआ है, इसमें केमिकल चेंज हुआ है ना। बस समझ आ रहा है कि नहीं? या फिर चेंज इन कलर हो जाए, मतलब कलर में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, है ना, रंग में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? रंग में परिवर्तन, रंग बदल जाए। क्या हो, रंग परिवर्तित हो जाए किसी भी चीज का, तभी हम क्या कहेंगे, ये क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। चेंज इन टेम्परेचर, क्या चेंज है, तापमान चेंज हो जाए, है ना, तापमान में बदलाव। तापमान में बदलाव का मतलब समझ रहे हो? जैसे तुम लोग कभी देखना, चूना लाया हो कभी, चूना लाते हैं, चूने को पानी में डालना, है ना, ठीक है, जो चूना हम लोग यूज करते हैं, जो पुताई में यूज करते हैं, ठीक है, देखे होगे तुम लोग, तो उसको अगर पानी में डालो ना, तो क्या होगा, वो खोलने लगता है, खोलता है, हाथ डालना उसमें, जल जाओगे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, टेम्परेचर निकला, है ना, टेम्परेचर में बदलाव हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना। बात करेंगे उस पर भी, कैसे क्यों होता है, क्यों हीट क्यों निकलती है ना। तो टेम्परेचर में क्या हुआ, बदलाव हुआ, टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर बदला, तो इसका मतलब क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसों का निकल, अगर गैस निकल रही है, ठीक है, अगर ठोस था उसमें से क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है, तब भी क्या हुआ, इसका मतलब कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? और क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का निर्माण ना। कभी कभी दो द्रवों को मिलाते हैं तो नीचे कुछ ठोस बैठ जाता है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग अवक्षेपण, पढ़ेंगे आगे। तो अवक्षेप का निर्माण ये भी दर्शाता है, ये भी दिखाता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अब से अवक्षेप का निर्माण का मतलब कि केमिकल चेंज हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है।
अब वो समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कब कब होती है ना, क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे अभी हमने देखा था कि इन चीजों को देखे थे ना, इन चीजों में बात किए थे हम लोग कि ये क्या हो रहे हैं, ये सिंपल एग्जांपल थे हमारे देसी मतलब रोजमर्रा लाइफ से, ये सिंपल एग्जांपल्स थे कि हमने क्या देखा है, रासायनिक परिवर्तन देखा है है ना। ये डेली का होता था कि रासायनिक परिवर्तन इस तरह के कुछ होते हैं, ये दिखते हैं हमें, है ना, ये हमें क्या होता है अक्सर करके दिख जाते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये रासायनिक परिवर्तन है ना, ये केमिकल चेंज है, कोई ना कोई अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये चेंजेस हो जाते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे आज कि कौन सी अभिक्रिया होती है ना। चलो आओ देखते हैं तब। चलो, तो केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ, जो हमने देखा था अभी। और क्या क्या होता है, देखो डाइजेशन ऑफ फूड है ना, ये भी क्या है केमिकल रिएक्शन है, भोजन का पाचन है ना, भोजन का पाचन, तो इसको पाचन ही लिख लो। पाचन, पाचन क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं 8वां 7वां में 8वां में, तो क्या पढ़ते थे, अभी पढ़ोगे या इसमें भी पढ़ोगे, पाचन है तुम्हारे में है ना, पोषण है। तो पाचन में क्या होता था, भोजन इधर से करते हो, ठीक, यहां से करते हो, नहीं पहले तो शुरुआत में क्या करते हो, दांत से ही शुरू हो जाता है ना, मुख से, मुख में क्या होता है स्टार्च, ठीक, स्टार्च का पाचन ही मुख में होता है ना। कौन कौन से वो काम करते हैं इसमें, हाँ लार ग्रंथि से कौन सी हाँ टार्मिन निकलता है उसमें, क्या 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 रहता है याद करो, डाइस्टेज और एमाइलेज होते हैं है ना। भोजन के पाचन के लिए यहीं से शुरू होता है, स्टार्च का पाचन यहीं शुरू होता है मुंह से, और फिर नीचे पेट में जाता है, अमाशय में जाएगा, अमाशय में अलग क्या कौन सा अम्ल निकलता है तुमको अगर याद हो, हाँ HCl हाइड्रोक्लोरोक्विक है ना, वो निकलता है, फिर वहां अलग प्रोसेस होता है ना वो प्रोसेस, फिर उसके बाद छोटी आंत में, ठीक, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, और इसके अलावा फिर मतलब अग्नाशय से और अमाशय से जो भी मतलब क्या, अग्नाशय और वो क्या नाम है तुम्हारा लीवर, उससे अलग अलग, हाँ लीवर जिसको कहते हैं यकृत, इनसे अलग अलग रसों का श्रवण होता है ना, अलग अलग जूस निकलते हैं, वो भी तुम्हारे भोजन में मिक्स होते हैं, और फिर इस तरह से प्रोसेस होता है ना। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड है। अब एक बार डाइजेशन हो गया है ना, फिर उसके बाद तुम्हारी छोटी आंत अवशोषण करती है और बड़ी आंत भी अवशोषण करती है, दोनों ही करती है ना। तो ये एक बार डाइजेशन हो गया, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये भी क्या है केमिकल चेंज है ना, ये क्या है केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, इसको वापस परिवर्तित नहीं कर सकते हम लोग है ना। अंदर भले तुम देखो तुम्हारे अमाशय के बाद छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होगा है ना, प्रोटीन टूटेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, है वसा का पाचन होगा, तो ये सारी चीजों का पाचन हो गया है ना। तो कौन सा चेंज है, ये सब रासायनिक चेंज है ना। तुम देखो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बन जाएगा, तो ये सब क्या है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये जितनी भी हुई है क्या हुई है रासायनिक अभिक्रिया होती है, बिना रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक परिवर्तन नहीं है ना। यहां से रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रही है, ऊर्जा को किसको भेज रही है, सीधे तुम्हारे शरीर को है ना। ये सब क्या है रासायनिक अभिक्रिया ही है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या क्या कहां कौन सी अभिक्रिया होती है, जहां जहां जरूरत आएगी वैसे पढ़ते चलेंगे। इसके बाद रेस्पिरेशन है ना, डेली लाइफ में श्वसन, ये भी क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो भोजन पाचन हुआ था ना, पाचन से जो जिन लवणों का अवशोषण हुआ है ना, जिन केमिकल्स का क्या हुआ अवशोषण हुआ, उसको ऊर्जा में बदलने का काम कौन कराता है, तुम्हारा श्वसन कराता है ना। तो सांस लेते हो जब ऑक्सीजन जाती है तुम्हारे अंदर है ना, तो यहीं पे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन का, वो क्या निकालता है, वो ऊर्जा देती है तुम्हारे शरीर को, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो है ना, बस समझे कि नहीं। तो ये होता है यहाँ पे रेस्पिरेशन, यानी श्वसन भी क्या है एक तरह से तब रासायनिक अभिक्रिया ही है ना। एक बार सांस ले लिए ऑक्सीजन खर्चा हो गई, तो दोबारा तुम वो वाली ऑक्सीजन तो पा नहीं सकते, ठीक ना, बस समझे कि नहीं। इसी तरह फिर रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, लोहे पर जंग का लगना है ना, लोहे पर जंग का लगना, ये भी क्या है रासायनिक परिवर्तन है ना।
ठीक, जब भी तुम देखते हो लोहे पर जंग, लोहे को नमी में छोड़ दो, बस बाहर छोड़ना है, तुम देखोगे लाल 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 लाल, तुम्हें दिख जाएगा लोहे पे लाल लाल धब्बे दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन छोड़ दोगे अगर उसको ना, तो खुरदरा खुरदरा हो जाएगा पूरा लोहा, ठीक ना। हाँ, तो वो क्या है, रस्टिंग है ना, वो जंग है। ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे एक्चुअल में लोहा का ये रासायनिक परिवर्तन हो कैसे रहा है, तो लोहा है ना किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया कर ले रहा है यहाँ पे, है ना। लोहे की अभिक्रिया किससे हो गई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो गई, और फिर क्या बन गया, हाँ आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक, तो आयरन ऑक्साइड बना तो ये क्या हो गया, जंग कहलाया, है ना। और धीरे धीरे आयरन ऑक्साइड बनते रहेगा, कुछ ही दिनों में तुम देखोगे अगर ऐसे छोड़ दिए तो लोहा क्यों खुरदरा हो जाएगा, और परत के परत कर क्या करेगी, निकलने लगेगी, है ना, और खरा, हाँ सब खत्म हो जाता है। लोहे को खाता है कौन, जंग। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड, है ना, दही का जमना, दही का जमना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है ना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, लकड़ी एक बार जला दो, है ना, लकड़ी को एक बार जला दो, किसमें बदल जाएगा, कोयला में, है ना। ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लकड़ी को जलाओगे कोयला बन जाएगा, ये कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी से ज्यादा उष्मा देगा कोयला चलाओगे तो दोबारा से, है ना, तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे लकड़ी और कोयले में, है ना, गुण अलग हो गए उनके, ठीक है। लकड़ी और कोयले के गुण क्या हो जाएंगे, अलग हो गए, है ना। अब कोयला को जला दो क्या बन जाएगा, राख। अब राख और कोयले का गुण क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही अलग, है ना। कोयला जलाने के काम आता है, राख आग बुझाने के काम आएगी, नहीं आएगी, आएगी। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना, है ना, ईंधन का जलना, जैसे तुम पेट्रोल जला दो, है ना, ईंधन का जलना, तो ऊर्जा निकलेगी, है ना, ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा निकली अगर, ठीक, तो वापस से फ्यूल बना सकते हो उसे। तो ये सभी कैसे रिएक्शंस है, ये सभी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। ये सभी केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में होती हैं, हम रोज इन चीजों को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, रोज देखते हैं, है ना। इन चीजों को हम क्या करते हैं, रोज का रोज देखते हैं कि ये पाचन हो रहा है, श्वसन है, लोहे पर जंग देखते हैं, दही का जमना देख रहे हैं, लकड़ी का जलना देख रहे हैं, ईंधन का जलना देख रहे हैं कि गैस क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, खाना बनाने वाली, है ना। देखते हो ना, एलपीजी घर पे होगा। चलो, तो आप समझते हैं अब कि ये केमिकल रिएक्शंस होते कैसे हैं, ठीक है ना। इनको लिखेंगे कैसे हम लोग, केमिकल रिएक्शंस को क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे। तो जो भी चीजें होंगी, केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होंगे उसको समझते हैं। ये कहा है कि जिंक ग्रेन्यूल्स को किसमें मिलाया हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना। मतलब जब हम जिंक को किसमें मिलाते हैं, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिसमें क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनता है, क्या बनता है, हाँ, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट नाम का एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जिंक सल्फेट नाम का एक प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो अगर हम क्या बोल रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है, बस समझे। इसी तरह से ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वो सारी चीजें इसके बाद पढ़ेंगे, अभी समझना है केवल, समझो। या फिर हम लोग जब मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जलाते हैं हवा में, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं, हवा में जलाते हैं। जब हम लोग ना मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तब भी क्या होती है, मैग्नीशियम रिबन जलती है, जल के चिंगारी जैसा वो प्रकाश देती है ना, सफेद प्रकाश के साथ जलती है, ठीक है। और धीरे धीरे राख मिलेगी तुम्हें, इसमें सफेद चूर्ण जैसा क्या मिल जाएगा, राख मिल जाएगा। तुम लोग देखो वो क्या बोलते हैं, फुलझड़ी, है ना। तो फुलझड़ी में जो ऊपर 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 उसके तुम देखोगे चमकता चमकता, हाँ व्हाइट व्हाइट चमकता चमकता वो दिखता है ना, पन्नी जैसा छोटा 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 ढेर सारा, वो मैग्नीशियम ही है ना, ठीक है। तो जब जलाते हैं तो वो चिंगारी के साथ और बढ़िया वो लुक देता है उसे ना, ठीक है।
तो ये जलता है ना। जल के क्या बनाएगा? तो जब हवा में जलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ना, देखो मैग्नीशियम जब जलेगा तो क्रिया किससे करेगा? ऑक्सीजन से। हमेशा जो भी चीज जलेगी है ना, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमने पढ़ा है। मतलब ये करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, है ना। तो मैग्नीशियम जला और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे ये बनता है, कैसे क्यों ये लिखते हैं, है ना। ये सारी चीजें धीरे धीरे समझेंगे। ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। चलो, इसी तरह से जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है ना। इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये टूट जाता है। ठीक है, तो टूटेगा तो कुछ ना कुछ क्या बनाएगा? कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, तो हम ये लिख लेते हैं इधर, कोई प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये कुछ किसमें टूट जाएगा? कुछ पदार्थों में टूट जाएगा। ठीक ना। एक्चुअल में टूटेगा किसमें? तो लेड अलग हो जाएगा इससे। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो जाएगा? लेड अलग हो जाएगा। लेड शीशा होता है ना, तो लेड अलग हो जाएगा और नाइट्रेट किसमें परिवर्तित हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जब जिंक को हम क्या करते हैं? HCl में मिलाते हैं। जिंक को किसमें मिलाते हैं? हाँ, अभी देखा था हमने H2SO4 में मिला के देखा था। ठीक ना, इसी तरह से अगर जिंक को किसमें मिला दें? HCl में। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जानते हो तुम लोग, है ना। तभी क्या निकलता है? तभी कोई प्रोडक्ट बनता है, तभी रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या बनेगी? तो यहां जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बनेगा, है ना। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा। और क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है, तो ये बना। या ऐसे समझ सकते हो, पानी नहीं बनेगा, बल्कि जिंक जब HCl से डाइल्यूट नहीं है ना, तो HCl जब क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, देखो यहां दिखाया भी है कि जब इसमें HCl मिलाएंगे तो क्या होगा? एक गैस निकलती है। अगर इस गैस को, मतलब इस गैस को हम जलाए तो नीले ज्वाला के साथ जलती है। और नीले ज्वाला के साथ कौन सी गैस जलती है? हमेशा हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना ना, कभी कोई क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, कि नीली ज्वाला के साथ कौन सी गैस जलती है? तो कौन सी जलती है? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन नीले गैस ज्वाला के साथ जलती है। चलो नेक्स्ट। इसी तरह से जब नमक में AgNO3 का विलयन मिलाते हैं, ठीक है, नमक में क्या मिलाते हैं? नमक के सॉल्यूशन में जब AgNO3 मिलाते हैं, नमक का मतलब क्या है? NaCl, है ना। और AgNO3 को कहते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। इनको मिलाते हैं। ठीक है, तो चांदी अलग हो जाती है इससे। इससे क्या हो जाती है? चांदी अलग हो जाएगी, है ना। और सोडियम क्या करेगा? सोडियम नाइट्रेट के साथ क्रिया कर लेता है, तो NaNO3 बनता है। क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। सोडियम नाइट्रेट बनता है। सोडियम नाइट्रेट बनता है। याद करो, मैंने तुम लोग को बताया होगा, या अगर मेरी क्लासेस देखी है तुम लोगों ने, जिसने भी देखी है इस वाली की, जो साइंस में जब पढ़ा रहे थे, पहला क्लास था साइंस का ऑब्जेक्टिव वाला, कितने लोगों ने देखी थी? उस समय बताए थे कि कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, है ना, जो जैसे यहाँ पे ना चांदी जो है कम रिएक्टिव होती है, लेकिन सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो चांदी को क्या कर देता है? रिप्लेस करता है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इसको आगे, है ना। ये सारी चीजें, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो ये बनता है ना। अगला देखो,
तो अब हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट्स क्या है। अब तक हमने जो देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें हुई, ठीक। एक तो हमने देखा, क्या देखा था, देखो अब तक हमने क्या देखा है रासायनिक अभिक्रिया में, कि एक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, है ना, और उसके बाद कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है ना, कुछ नया चीज बन रहा है, ठीक है। तो जो लोग भाग रहे हैं ना, जो लोग रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, ये ध्यान रखना। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक, ठीक। या इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। जो भी पदार्थ, जो भी मैटर भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स। और जो भी चीज बनेगी इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो भी बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोडक्ट, है ना, क्या कहेंगे, प्रोडक्ट या फिर उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। तो बताओ यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिएक्टेंट्स क्या है या अभिकारक क्या है, तो क्या बता सकते हो, नमक और सिलो नाइट्रेट। उत्पाद क्या है, चांदी और सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से इसमें बता दो तो अभिकारक क्या है, जिंक और HCl। उत्पाद क्या है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, है ना। इसी तरह से इसमें अभिकारक क्या है, लेड नाइट्रेट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, Pb प्लस NaNO3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक ना। तो अभिकारक और प्रोडक्ट या उत्पाद में अंतर समझ में आया है। तो जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो दो चीजें उसमें जरूर शामिल होंगी, एक शामिल होगा क्या, अभिकारक, और दूसरा उत्पाद, ठीक, उत्पाद। इसका मतलब है कि तीर के इस तरफ क्या शामिल रहेगा, अभिकारक, दूसरी तरफ उत्पाद, है ना। तो आओ समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट्स या फिर अभिकारक क्या कहलाते हैं। अभिकारक लिखने का मन हो तो यहां से लिख लेना तुम लोग, है ना। अभिकारक, द सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक। या फिर ऐसे कह लो कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उनको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, है ना। द सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ना, द सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड या नोन एज रिएक्टेंट्स, ठीक ना। वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उनको क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। और वे पदार्थ जो इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने, ठीक ना, जो पदार्थ इन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुए, बने, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे उत्पाद। वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद, ठीक है। जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो यहां तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। द सब्सटेंसेज व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, है ना, इनको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि जब क्रिया करता है HCl जिंक से, जिंक प्लस HCl, तो ये क्या कहलाया हमारा, रिएक्टेंट्स, अभिकारक, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स या फिर अभिकारक। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा, है ना, तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनता है, ये बनता है, ठीक है। जिंक क्लोराइड कहते हैं, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्पाद, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। बात समझ आ रहा है। अब ये सब कैसे बना है वो बाद में बताएंगे ना, ठीक, अभी समझने के लिए चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ये समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, ठीक है। ध्यान सुनो, तो जब हमें पता है रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अब इनके साथ साथ लिखना शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को ना। जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो देखो इसी फॉर्म में लिखेंगे, है ना। क्या कर रहे होंगे, तो जो भी ये रिएक्टेंट्स है, जो भी अभिकारक है, ठीक, इनको कैसे लिखते हैं हम लोग, नाम से लिखते हैं ना,
कि जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया ना, तो क्या बना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, ये क्या करते हैं हम, अगर लिखना होता हमें शब्दों में हमें बताना हो कि कोई अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया लिखो, तो हम ये नहीं कहते कि जिंक क्लोराइड, अरे जिंक और HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या किया, मिलाया, तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, लेकिन इसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो समझते हैं ना। तो पिछले ही क्लास में या 9th में ही पढ़ा है हमने कि तत्वों को या पदार्थों को हम क्या करते हैं, उनको नाम की जगह सिंबल देते हैं, दिया था। ठीक है, तो नाम की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, उन तत्वों या उन पदार्थों के सिंबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, नाम की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, इनके सिंबल्स को यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे जिंक के लिए हमने क्या यूज किया, Zn, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए क्या यूज किया, HCl। ठीक है, और इसी तरह जिंक क्लोराइड बना तो उसके लिए क्या यूज किया, ZnCl2। ये जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है ना। ठीक है, कैसे बनता है ये सब तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, पहले 9th में ये पढ़ाया हुआ है कि कैसे बनता है ये सारी चीजें, है ना। अगर ना याद आ रहा हो एक बार किताब जाके फिर से पढ़ना पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, जो भी चीजें पढ़ाई हैं उनको एक बार क्या करना, देखना, है ना, कि कोई भी पदार्थ बनता कैसे था, इनको कैसे हम लोग बनाते थे, कैसे इनकी ये संयोजकताओं को बराबर करते थे, इस पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, इसका सिंबल ये ना होता है H2, याद होगा तुम लोगों को, ये सब बता चुका हूं पहले। नहीं पता हो अगर तो देखना, एक लिस्ट हुआ करती थी एनसीईआरटी, कौन सा चैप्टर वो था, पेज नहीं, एनसीईआरटी में भी था, पेज नंबर था कुछ, उसमें हर एक चीज का, जैसे नाइट्रेट है तो उसके लिए अलग सिंबल हुआ करता था, है ना, हुआ करता था, याद है ना। और साथ में जिंक के लिए, अगर जिंक से कोई क्रिया कर रहा है तो जिंक का क्या था, आयनिक नंबर कितना था या संयोजकता कितनी हुआ करती थी, ये हाँ, परमाणु संख्या नहीं, संयोजकता भी बताया हुआ है कि आयन अगर जिंक बनाएगा तो प्लस होगा, कितनी बार प्लस होगा, ये सब बताया हुआ है। वहां हमने सिखाया था कि कैसे बनाना है, जैसे मैं कहूँ जिंक क्लोराइड बनाना है ना, तो अगर तुम्हें याद होता कि जिंक पर कितना प्लस होता है तो तुम बना देते, क्लोराइड कितना जोड़ना पड़ेगा, Cl पर एक ही माइनस होता है, याद करो, है ना, और फिर बराबर करते थे हम लोग, तो Cl कितना होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, एक ही माइनस में होता है, तो कितना बार होना चाहिए, Cl 2 बार होना चाहिए, तो इस तरह से करके 2 माइनस करते थे और ये बराबर करके क्या निकालते थे हम लोग, ZnCl2। ये सब अगर याद होगा, किए होगे, पढ़े होगे, है ना, तो आसान रहेगी चीजें, नहीं भी होगा तो हम धीरे धीरे याद कर लेंगे, है ना, रटा जाता है ये सब, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, रटा जाता है। देखो अगर मतलब लॉजिकली चलना है ना, तो क्या करना है हमें, लॉजिकली चलना है, मैथमेटिकली चलना है, जैसे मैं कहता हूं बार बार कि कोई चीज कहां से आ रही है, अगर हमको ये पता हो जाए कि क्यों ये जिंक क्लोराइड हम ऐसे ZnCl2 ही लिखते हैं, अगर हमें ये पता हो ना, ठीक, तो चीजें क्या हो जाती हैं हमारे लिए, आसान ही नहीं होती, समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चीजों को क्या करना, समझना, आत्मसात करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर हम मैथमेटिकली इसको नहीं जानते हैं, है ना, रट लिए कि जिंक क्लोराइड क्या होता है, ZnCl2, क्या करेंगे, दो ही चीज कर सकते हैं, या तो केमिस्ट्री रट लो या तो मैथमेटिकली समझ लो, है ना। एक कहावत चला करती थी हमारे यहाँ की, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, और रात भर रटो सवेरे सफा, है ना। तो अगर रट लोगे, ठीक है, अगर परीक्षा वाला ध्यान नहीं है, 9th वाला पढ़े हो याद नहीं है, तो रट लोगे, तो रात भर रटोगे या सवेरे, है ना, सवेरे सफा। तो ये ध्यान रखना कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों का ये हाल है ना। ठीक है, हिस्ट्री के साथ भी यही होता है, तुम डेट रगड़ रगड़ के याद करता है, सवेरे क्या हो जाता है, रफू चक्कर, है ना, सबके साथ होता है ना ये, हाँ, सवेरे अपडेट हो जाता है, ऑटो अपडेट हो जाता है, वो सवेरे गायब सब कुछ। तो ये ध्यान रखना कि कहां से आया जिंक क्लोराइड, क्यों कह रहा हूं इसको। ठीक है, जब Cl2 लगाते हैं किसी के आगे तो क्लोराइड बनता है ना, जब क्लोरीन से कोई चीज अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है। तो जिंक क्लोराइड में, अच्छा देखो NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड जब बनता है, ठीक, तो उसमें Cl एक ही क्यों है, तो दिमाग में ये भी सब आएगा ना। बोलो, मैं NaCl की बात करूंगा जब, नमक, साधारण नमक जिसको कहते हो तुम लोग, है ना, ये नमक है, ये NaCl है, हमने यहां जिंक, देखो ये सोडियम क्लोराइड है, ये जिंक क्लोराइड है,
हमने Cl अलग क्यों किया, 2 क्यों लगाया, यहाँ 1 क्यों है? हाँ, क्योंकि नहीं 1 माइनस में नहीं होगा, ये सोडियम में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुआ करती थी? एक ही हुआ करती थी, एक क्या करते थे, एक। इनकी परमाणु संख्या कितनी है? 3 है ना। 3 में अष्टक पूरा करने के लिए पहले वाले में 2, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, वो क्या कर देते हैं, Cl को दे देते हैं, है ना। और इस तरह से क्या बन जाता है, ये Na प्लस होता है, इनको एक ही की जरूरत है, ये Na माइनस, Cl माइनस, है ना। हाँ, तो ये इधर से एक दे देता है, ये लेके अपना ये भी अष्टक पूरा कर लेते हैं, ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं, है ना, ये आयनिक बंध बनता है। तो क्यों यहाँ Cl एक ही बार आया, क्यों यहाँ 2 बार आया, है ना। आज जब तुम एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करोगे तो देखोगे वहां 3 बार आएगा, तो वहां 3 बार क्यों आया? तो ये सारी चीजें मैं 9th में क्लियर कर चुका हूं, 9th में पढ़ा चुका हूं, नहीं तो बाकी लोग जहां भी पढ़े होंगे वहां 9th में पढ़े होंगे ना, ठीक है। चलो, तो अब आगे आते हैं हम लोग कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे कि क्या होता है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं। जैसा हमने देखा था पिक्चर में, मैग्नीशियम को हवा में जब जलाया था तो क्या हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना। क्या हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था ना, ठीक है। तो अच्छा लिखना होगा, बताओ तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही ना, बोलो ऐसे लिखेंगे ना कि जब मैग्नीशियम को हवा में जलाए तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक। देखो ये मैग्नीशियम ठोस था, ये हवा थी, और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब समझते हैं कि अगर इसी को हमको किसमें लिखना हो, इसी के लिए हमको अभिक्रिया लिखनी हो, क्या लिखनी हो, रिएक्शन लिखना हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो बताओ। मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, Mg। मैग्नीशियम को क्या लिख देंगे, Mg, इसके लिए लिख देंगे Mg। ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2, क्या लिखेंगे, O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए सिंबल क्या होना चाहिए, तो MgO होता है, क्या होता है, MgO, ठीक है, MgO होता है ना। तो बताओ क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो ये तरीका हो गया क्या लिखने का, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका हो गया। ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका हो गया ना, ध्यान समझना। तो हमने क्या किया, हमने इस बात को कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाया तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इसको रासायनिक उसमें क्या कर दिया, लिख दिया, है ना। ये क्या किया है, जलाया है ना, दहन या फिर बर्न, है ना, बर्न या दहन किया, है ना। तो क्या बना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जलाया तो क्या बना, MgO। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका क्या होगा, ये, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के अणु का, है ना। देखो मैग्नीशियम का अणु Mg से ही हो जाता है, ऑक्सीजन का अणु सिंगल फॉरवर्ड पर नहीं पाया जाता ना, परमाणु सीधे ऑक्सीजन का किसमें पाया जाता है, जब दोनों मिल के ही रहते हैं हमेशा। जब ऑक्सीजन लेंगे तो O2 ही लेते हैं ना, ठीक है। ऑक्सीजन अलग अलग नहीं लेते कि ऑक्सीजन का एक परमाणु उठा लें, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, और वो एक अणु पूरा का पूरा ही क्या रहता है, मिलता है, मौजूद रहता है, ठीक ना। तो O2 मिला, और ये जल के क्या बनाया, MgO। लेकिन याद करो तुम लोग, हमने एक चीज पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि मैंने तुम लोग को अभी शुरू में ही पूछा था तुमसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। ये किसने दिया था, याद करना, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, है ना, जाना पढ़ना फिर से। तो जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे तो तुमने ही बताया मुझे अभी कि अभिक्रिया से पहले जितना भी द्रव्यमान रहेगा, है ना, अभिक्रिया से पहले ही जितना भी द्रव्यमान रहेगा, अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। या हमने इसका थोड़ा सा और वो किया था, अपडेटेड वर्जन जो पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि अभिक्रिया से पहले जितने अणु होंगे, जितने परमाणु अभिक्रिया से पहले भाग ले रहे होंगे, है ना, उत्पाद जो बनेगा उतने ही परमाणु क्या होंगे, उत्पाद में भी होंगे, है ना। और ये भी पढ़ा था कि द्रव्यमान को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। मतलब जितना द्रव्यमान यहां भाग ले रहा होगा उतना द्रव्यमान हमें यहां चाहिए, ठीक है। जितने Mg के परमाणु यहां भाग ले रहे हैं उतने ही यहां पे हमको चाहिए, ठीक है। जितने ऑक्सीजन के परमाणु यहां भाग ले रहे हैं उतने हमें यहां पे चाहिए, ठीक है, चाहिए।
इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है अभी भी ये रिएक्शन जो लिखा हमने ये पूरा हो गया कि अधूरा है? अधूरा है। देखो यहाँ Mg का एक परमाणु, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन के दो। यहाँ Mg का एक परमाणु तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के दो नहीं है, ऑक्सीजन का एक ही है ना। तो इसका मतलब है कि अभी हम कुछ बाकी है, कुछ क्या है बाकी, लेकिन रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होगा, यही रहेगा, है ना। तरीका यही होगा, बाद में इसको बैलेंस करेंगे, समझेंगे कि अभी आगे क्या करना है। तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, इसके लिए करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। क्या करते हैं? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो सिखाऊंगा बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। रिएक्शन लिखना कैसे है और बैलेंस कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब आगे चलो, तो यहां देखो, अगर मैं कहूं कि हमने Mg और O2 को मिलाया या जलाया हवा में, ठीक है, तो क्या बना? MgO बना, ठीक है ना। इसी तरह मैं कहूं कि चूने को पानी में डाल दो, चूने को किसमें डालो? चूना क्या होता है? CaO। चूने का फॉर्मूला क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, है ना। कैल्शियम का ऑक्साइड है चूना। इसको किसमें मिला दो? पानी में। इसको किसमें मिलाओ? पानी। तो जब पानी में मिलाते हैं चूने को ना, तो ये बनाता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। किसी को दिक्कत? चूने को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। देखो एक्चुअल में क्या था, है ना, चूना, एक जो तुम्हें लिख के मिलेगा वो मिलेगा चूना प्लस पानी, ठीक है। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या फिर ना कभी कभी ये भी नहीं लिख के मिलेगा, ये ऐसे मिल जाएगा, बुझा हुआ चूना। क्या बनाया? बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो देखो ये मिला, इसको किसमें बदल दिया हमने? चूना को CaO लिखा, चूने का सिंबल, पानी के लिए H2O और सूत्र, और बुझा हुआ चूने को क्या कहते हैं हम लोग? CaOH ट्वाइस, ठीक है। सिंपल सी चीजें सिंपल सा करते चलेंगे ना, जो भी इनको कहते हैं वही क्या कर देंगे? लिखते चलेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? इसी तरह से बाकी के भी रिएक्शंस तुम देखोगे कि बनते चलेंगे ना। तो एक सिंपल सा तरीका समझ रखते हैं, तुम्हारी किताब में देखना कुछ चीजें लिखी हो, लिख के दी होंगी तुमको ना, सिंपल से लिख के दिया होगा कि क्या होता है जब इनको मिलाया ना। तो सिंपल क्या करना, उनको पहले लिख लेना और लिख के क्या करेंगे? इनके रासायनिक सूत्रों में बदल दिया करेंगे, ठीक है। पहला काम करके क्या करेंगे? रासायनिक सूत्रों में बदल दिया करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्या है? जैसे अभी अभी जैसे हमने देखा था ना कि जिंक को अगर यही कह देता जिंक प्लस, अच्छा तो अगला पेज ले लेते हैं। देखो जिंक प्लस ना सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा ना। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। अब ये तुमको लिख के दे दिया, ठीक है। इसको रासायनिक अभिक्रिया में बदलनी है हमें, तो हम जिंक के लिए क्या लिखेंगे? सबको पता है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 लिख देंगे। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ना। जिंक सल्फेट को लिखेंगे ZnSO4। ये सब बनाना बताया है, तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक ना। या ऐसे अभी हाइड्रोजन गैस लिखो ही मत ना, हमने इतना ही लिखना है, ठीक। हमने इतना बताया, इतना ही लिखना है। हाइड्रोजन गैस तुम लोग अपने आप ले आओगे, कैसे आएगी समझ आते हैं। देखो तो हमने तो क्या कर दिया? अभिक्रिया लिख दी, लेकिन मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब भी अभिक्रिया लिखेंगे, जब भी क्या करेंगे? अभिक्रिया लिखेंगे, तो जितना अभिकारक होगा, ठीक है, अभिकारक के जितने अणु होंगे उतने ही अणु किधर होने चाहिए? उत्पाद में भी होने चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो ये तो रिएक्शन लिखा है ना, ये अभिक्रिया लिखी है ना। इसके पहले भी जो भी लिखा हमने क्या लिखा? अभिक्रिया ही लिखी, ठीक है। बस समझे कि नहीं? तो अभिक्रिया लिखेंगे कैसे, समझ में आया?
अभिक्रिया लिखेंगे कैसे, ये समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है तो बाकी चीजें मैं समझा दूंगा तुम्हें कि कैसे इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करेंगे क्यों, ठीक ना? तो चूंकि हमने पढ़ा है कि मास कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उससे पढ़ा है हमने कि जितना भी ये अभिकारक होगा, है ना, अभिकारक के जितने भी अणु होंगे, ठीक, उनका द्रव्यमान क्या रहेगा, हमेशा संरक्षित रहेगा। मतलब जितने भी अभिकारक के अणु होंगे उतने ही किसके अणु बनने चाहिए, उत्पाद के अणु बनने चाहिए। ये इतना सा नियम क्या कर देता है, हमें बाध्य कर देता है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, है ना, तो जितने अभिकारक होंगे उनको उत्पाद के बराबर करेंगे, ठीक है। और ये अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को बराबर करना कहलाता है किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना, ठीक है। ये क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया, है ना, समझ आ रहा है? अगर हमने क्या किया कि किसी भी रिएक्शन में जो ये थे, जो भी इनके अभिकारक थे, उनको अगर सिंबल्स के रूप में लिखना शुरू करें, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और रासायनिक समीकरण को अगर हम लोग क्या कर दें, संतुलित भी कर दें साथ साथ, है ना, संतुलित करेंगे क्यों, क्योंकि मास कंजर्वेशन ऑफ मास ये कह रहा है ना, कि जितने भी जो भी द्रव्यमान इधर होना चाहिए वही द्रव्यमान उत्पाद में भी बनना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आई है तो आ जाओ लिखो रासायनिक समीकरण। सब कुछ समझ में आया है जो भी बताया मैंने, तो हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिख लेंगे। क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो एक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से दिखाया जा सकता है, ठीक है। पहली बात, इसमें अभिकारक और उत्पाद के सिंबल का इस्तेमाल होता है, साथ ही उनकी फिजिकल स्टेट का भी जिक्र होता है, ठीक है। तो भी बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या होती है ना। तो बताओ केमिकल रिएक्शन क्या है, समझ में आया? क्या है कि अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक, एंड प्रोडक्ट्स विथ मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। जैसा मैंने बताया था तुम्हें कि अगर जिंक ले रहे हैं तो सॉलिड है, मेटल है कि नहीं है, है ना, मेटल सॉलिड होगा। तो फिजिकल स्टेट कैसे दिखाएंगे, तो फिजिकल स्टेट इस तरह से दिखाएंगे। देखो हमने कहा जिंक लिया है ना, जिंक का स्टेट क्या होगा, सॉलिड, तो इसको लिख देंगे जिंक, यहां पे एस, इस तरह से सॉलिड, ठीक है। ये स्टेट दिखाता है, एस क्या दिखाता है, स्टेट, सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस ना। तो हिंदी में लिखोगे तो जिंक एस ही लिखते हैं, ठोस समझ लेते हैं ना। देखो ये H2SO4 है, ठीक, लिक्विड होता है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, H2SO4 लिक्विड, द्रव, ठीक है। और जो बनेगा जिंक सल्फेट, है ना, ये कैसा बनेगा, ये ठोस बनेगा, है ना, तो क्या लिखेंगे, ZnSO4 सॉलिड, ठीक। अब प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, ऐसे तीर से दिखा देते हैं, आने तो क्या लिखते हैं, जी, ठीक है, क्या लिखते हैं, जी, जी से गैस, बस समझ आ रहा है। तो इस तरह से ये स्टेट को भी दिखा देते हैं ना। अब बाकी देखेंगे कैसे बैलेंस होती है, वो सारी चीजें बाद में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रासायनिक समीकरण लिख लेना, जितनी भी परिभाषाएं इस आज के वीडियो में बताई हैं, है ना, इनको भी क्या करना, लिख लेना। उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ में आया है ना। तो आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।